बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे अब देखते हैं। ये वर्क पावर एनर्जी का आपका प्रैक्टिस सेट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका ये पूछा गया है जेईई मेन 2016 में। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है। तो इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि एक ब्लॉक है जो आपका पॉइंट P से स्लाइड करता हुआ पॉइंट R तक जाता है। ठीक है, पहले ये आपका इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा था और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, हाइट 2 मीटर दी गई है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड द रफ ट्रैक इक्वल्स टू म्यू। ये पूरे सरफेस का, ध्यान से सुनना मेरी बात, P से लेके R तक हर एक पॉइंट का जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका क्या है, म्यू। ठीक है, फिर कहता है पार्टिकल को रिलीज किया गया रेस्ट से, कहां से, पॉइंट P से, और ये फिर से रेस्ट में आ जाता है कहां पे जाके, पॉइंट R पे जाके। ठीक है, यहां से पहले ये स्लाइड होता हुआ नीचे आया और फिर यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर से वो रेस्ट में आ जाता है। फिर आगे क्या लिख रहा है बच्चों, द एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट PQ एंड QR ऑफ ट्रैक आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, P से Q तक में जितनी एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस कौन करवा रहा होगा, फ्रिक्शन। तो यहां से यहां तक फ्रिक्शन जितना लॉस करवा रहा होगा, कहां से कहां तक, P से Q तक, उतना ही लॉस बच्चों Q से R तक भी हो रहा है। द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपको फाइंड आउट करना है और वो डिस्टेंस x निकालना है Q से R तक। क्लियर है, तो ये सारा कुछ और जो आंसर आप निकालेंगे वो क्लोज टू आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन आप मान सकते हैं। देखो की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि इस पार्ट में फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वही वर्क डन इस पार्ट में भी है, ऐसा लिखा हुआ है एनर्जी लॉस। और एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे भी एनर्जी जीरो है, काइनेटिक की अगर बात करें तो, और R पे भी जाके जीरो है। तो इस प्रॉब्लम को बच्चों हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखो अभी कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो यहां पे करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। तो डायग्राम आपका ये ट्रायंगल हो गया और ये इसका इंक्लाइन वाला हिस्सा है और ये इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्लियर है, ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट यहां पे Q है एंड दिस इज R। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो एंगल दी गई है ये एंगल है आपका 30 डिग्री और ये हाइट जो आपका है दिस इज 2 मीटर। तो एक काम करते हैं हम लोग ना P से Q तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 2 मीटर डिवाइडेड बाय P से Q तक का डिस्टेंस को मान लेते हैं x डैश, क्योंकि x हम उसको भी मान सकते हैं। तो यहां से ये देखो x इक्वल्स टू आ गया आपका 4 मीटर, सॉरी x डैश इक्वल टू 4 मीटर। ये डिस्टेंस पूरा आपका 4 मीटर निकल के आ गया है। हमें Q से R तक का डिस्टेंस पता नहीं है, इसको हमने मान लिया x। ये फाइंड आउट करना है मेरे को। अब जरा गौर करना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि P से Q तक में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वही लॉस Q से R तक में हो रहा है। एनर्जी का लॉस कौन करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क डन। ठीक है ना, तो वहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, वहां से क्या करेंगे, एज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग PQ मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग QR। ठीक है, अब देखो P से Q तक में क्या हो रहा होगा। P से Q तक में जब ये स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा था, ये जब नीचे आ रहा था तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो इसका मतलब है वर्क डन तो नेगेटिव हो ही रहा होगा। अब यहां पे तुम फोर्स को कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ोगे तो कई बार हम लोग ये काम करते करते सीख ही चुके हैं कि इधर नॉर्मल है ये mg cos थीटा, तो ये mg cos 30 कर दोगे और नीचे में आपका लग जाएगा mg sin 30। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो होता है म्यू इंटू नॉर्मल। तो ये जो फ्रिक्शन है आपका, इसको, इस फ्रिक्शन को भी F डैश मान लो। इस फ्रिक्शन को हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल किसके इक्वल होगा,
mg cos 30 के इक्वल होगा, क्योंकि इधर बैलेंस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे। माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव वर्क डन है। फ्रिक्शन की जगह आप लिख सकते हो म्यू एम जी कॉस 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, एक्स डैश, जो कि कितना है आपका 4 मीटर। फिर जब ये चलता हुआ इस पाथ पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो वेलोसिटी आगे होगी और फ्रिक्शन फोर्स अब पीछे लग रहा होगा, अभी भी पीछे ही लग रहा होगा, क्योंकि यहां तक गिरते हुए कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, जिसकी वजह से ये आगे जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी। तो वर्क डन तो अभी भी नेगेटिव होगा। और फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों यहां पे जो नॉर्मल होगा वो इसके mg के एग्जैक्ट बराबर होगा, है ना। यहां कोई कंपोनेंट नहीं तोड़ोगे, तो लिखोगे आप म्यू mg सीधा फ्रिक्शन की जगह, और डिस्प्लेसमेंट x हमें पता करना है, और बस इतना ही तो है, क्योंकि यहां पे फोर्स हो गया म्यू mg और डिस्प्लेसमेंट है x। आगे माइनस क्यों आया वो आपको पता है। चलो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों ये माइनस माइनस को प्लस कर लो, ठीक है। म्यू mg से म्यू mg हो गया कैंसिल, म्यू mg से म्यू mg कैंसिल हो गया। तो ये तो बहुत आराम से आ गया। आपको सबसे पहले x भी पूछा गया है, तो x इक्वल्स टू हो गया 4 अपॉन, अब cos 30 होता है √3/2, तो cos 30 होता है आपका √3/2, तो cos 30 होता है √3/2, तो 4 इंटू √3/2, तो ये हो गया आपका 2√3, और 2√3 का मतलब 2 इंटू 1.73, तो ये करीब करीब आ गया 3.4 मीटर। तो इसमें आप देखो चॉइस में 3.4 मीटर के आसपास कोई है, बिल्कुल है 3.5। अच्छा, अब दो ऑप्शन में है 3.5, इस यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में भी है और 2 में भी है। तो अभी हम लोग म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें रियल ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले इसको आप राइट डाउन कर लो, फिर म्यू की बात करते हैं हम लोग। कर लिया आपने? चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, P से लेके R तक, इसके लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, कि P से R तक में टोटल आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो ही आएगा, क्योंकि यहां भी वेलोसिटी जीरो है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और जब ये P पे है तो भी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, इसको आपने लिख लिया, मैं इसको ऊपर कर दूं। चलो अब यहां पे देखो क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां तक, P टू R तक, तो P से R तक, तो वर्क डन बाय, सबसे पहली बात है वर्क डन बाय mg, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है देखते जा रहे हैं। वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू kf माइनस ki, है ना। तीन ही फोर्स की तो चर्चा हो रही है, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय mg, और kf माइनस ki जो हो गया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो उसकी तो बात ही खत्म करते हैं। रही बात mg का, तो mg देखो, mg अब आपको मैं थोड़ा समझा दूं कैसे कैसे कहां पे क्या वर्क हुआ होगा। देखो Q से R तक में तो mg कोई वर्क नहीं किया होगा, क्योंकि आपका mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो Q से R तक में तो कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा। रही बात P से Q तक में, तो वहां पे mg वर्क कर रहा होगा, क्योंकि mg लग रहा है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट सर्टेन एंगल पे हो रहा है, लेकिन आपको मैंने वर्क डन कैलकुलेट करते समय बताया है कि mg के केस में आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, या तो आप सीधा mg को 2 से मल्टीप्लाई करो, या mg sin 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आना है। या तो आप फोर्स का एक कंपोनेंट ले लो, दैट इज mg sin 30, जो कि इसके लॉन्ग लग रहा है, तो 4 को मल्टीप्लाई करो mg sin 30 से, क्योंकि mg cos 30 तो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। या आप सीधा ये भी कर सकते हो कि mg के डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो आप सीधा 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मर्जी है आपकी। तो mg का तो हिसाब किताब क्लियर है। नॉर्मल तो कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पूरे रास्ते में नॉर्मल परपेंडिकुलर ही है।
रही बात फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन आपका यहाँ P से Q तक भी वर्क करेगा और Q से R तक भी वर्क करेगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे कि Q से R तक के वर्क को हम लोग P से Q तक के वर्क को इक्वल कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो सीधा ऐसा करेंगे कि Q से R तक के वर्क को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जो वर्क यहाँ से यहाँ तक हुआ है वही वर्क फ्रिक्शन का यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो चलो अब फाइनल आंसर लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, वर्क डन बाय mg, तो आप जो भी चाहें कर सकते हैं। mg साइन थीटा कर लो, mg साइन 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कितना हुआ है 4। और जब हॉरिजॉन्टल पाथ पे आया है तो वहाँ mg वर्क नहीं करेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा 0 और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव में ये आएगा आपका माइनस म्यू mg। हम लोग हॉरिजॉन्टल पार्ट को ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, म्यू mg, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अभी कितना है, वहां का डिस्प्लेसमेंट x माना था हमने, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे भी वर्क हो रहा था, तो और वो वर्क इक्वल था, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल्स टू 0। चलो अब देखो यहां से क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया mg साइन 30, साइन 30 1/2, तो 4 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा mg इंटू 2, और इन लोगों को उधर भेज दो, तो उधर ये जाके हो जाएंगे 2 म्यू mg इंटू एक्स। अब कैंसिल करते, अब देखो कैंसिल करेंगे, क्या क्या कैंसिल करेंगे। सबसे पहली बात है mg कैंसिल हो गया, mg कैंसिल हो गया, तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू सीधा आंसर आ जाएगा आपका, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल्स टू क्या निकल के आ रहा है 1/x। म्यू इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1/x। अब 1/x, ठीक है ना, तो 1/x, तो x कितना आया 3.5, तो 3.5 आया है। तो इसको आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे तो 10/35, x की वैल्यू तो लोग निकाल चुके हैं ना 3.4, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 के बराबर होगा। एक पॉइंट दे दो, तो एक पॉइंट दोगे तो 100, तो पॉइंट दिए तो आपने आपका ये हो गया 100। फिर 35 से 3 टाइम्स करेंगे तो 105 हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 0.2, तो 70 हो गया, और 100 में से 70 गया 300, ठीक है। ये आपका 0.29 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। करके देख लो आप, 10 को 35 से डिवाइड करो, 0.29 के आसपास आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 0.29 आ गई और x की वैल्यू 3.5। तो जो ऑप्शन है अपना ये आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों इस तरीके से आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें देखो लिखा हुआ है कि ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग फैट, एक आदमी अपने वेट को डिक्रीज करना चाहता है, बॉडी में जो फैट जमा हो जाते हैं उसको वो धीरे धीरे डिक्रीज करना चाहता है। क्या करना होगा बच्चों, इसके लिए हम लोगों को एक्सरसाइज करना होगा, है ना। अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो फैट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। फिर एक्सरसाइज क्या करता है, वो एक्सरसाइज ये करता है कि वो 10 kg जो है वो बार बार लिफ्ट कर रहा है, 10 kg के वेट को वो लिफ्ट कर रहा है ऊपर, कितना ऊपर 1 मीटर, बार बार 10 kg को 1 मीटर तक उठा रहा है, ठीक है ना। और कितना टाइम्स 1000 टाइम्स, 1000 बार 10 kg की बॉडी को 1 मीटर तक उठाया। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम ही लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। अच्छा, तुम ये मत सोचना कि देखो जैसे ही बॉडी को ऊपर ले गया तो उस दौरान तो उसको वर्क करना पड़ा, क्योंकि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, लेकिन नीचे आते समय फिर घटेगी, तो ये मत सोचना कि वो एनर्जी उसके अंदर चली गई, वो मान लो डिसिपेट हो गई, ठीक है। फिर कहता है हाउ मच फैट विल बी यूज्ड अप कंसीडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द वेट इज लिफ्टेड अप, और जो फैट सप्लाईज और जो फैट सप्लाई करती है वो 3.8 इंटू 10⁷ जूल एनर्जी पर kg which converted into mechanical energy with a 20% efficiency। ठीक है,
चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। पहली बात कि आपको सबसे पहले यह कैलकुलेट करना चाहिए कि आखिर एनर्जी कितनी चाहिए किसी के लिए 10 केजी की बॉडी को 1 मीटर तक 1000 बार लिफ्ट करने के लिए। तो देखो क्या करेंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे बच्चों कि एक बारी में ऊपर ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता होगा वो आपको बॉडी को उठाने के लिए जो फोर्स लगाओगे वो mg के बराबर लगाना पड़ेगा, तभी बॉडी को आप लिफ्ट कर सकते हो। और हाइट कितनी है h, तो आपका जो फोर्स है वो mg ही होगा, क्योंकि mg के इक्वल आप अपोजिट लगा रहे होगे, है ना। जैसे हम लोग अगर लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो आपको mg के बराबर लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो mgh लगाना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा कितनी बार कर रहे हो, आप ऐसा 1000 टाइम्स कर रहे हो, तो आप इस पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे mg मास कितना दिया हुआ है आपका 10 और g 9.8 ले लोगे, h ले लोगे 1 इंटू 1000। क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो ये आ गया आपका 9.8 इंटू 10 का पावर 4। इतना जूल आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। मतलब उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपको चाहिए 9.8 इंटू 10 का पावर 4 जूल। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से, तो ये एनर्जी आएगी आपके फैट के बर्न होने से, है ना। जो आपके बॉडी में फैट है वो बर्न होके ये एनर्जी दे सकती है। तो मान लेते हैं सपोज m ग्राम्स ऑफ फैट जो है, m ग्राम फैट इज यूज्ड अप, m ग्राम फैट आपने यूज कर लिया, तो m ग्राम फैट एनर्जी कितनी निकालेगी, तो एनर्जी रिलीज्ड बाय फैट। तो सीधी सी बात है, हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई m, अच्छा केजी होगा ना, क्या दिया हुआ पर केजी, ओके m केजी मान लो, केजी में आंसर करना है। सपोज m, हाँ ठीक है केजी में ही कर रहे हैं, तो m को अच्छा तो मान लो कि m केजी जो फैट है उसने उसको खर्च किया है, और 1 केजी फैट से कितनी एनर्जी निकल रही है बच्चों, तो 3.8 इंटू 10 का पावर 7। ओके, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.8 इंटू 10 का पावर 7। ये एनर्जी फैट रिलीज करेगी। कैसे हमने कैलकुलेट किया, हमने ये मान लिया कि m केजी फैट खर्च हुआ है और पर केजी फैट जो है वो आपका 3.8 जूल एनर्जी रिलीज करता है, 3.8 इंटू समथिंग, तो सीधा m को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो उतनी एनर्जी रिलीज होगी। फिर सवाल आता है कि फैट की क्या सारी एनर्जी वर्क करने में खर्च हो जाएगी ताकि हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो जवाब है नो। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि देखो, लिखा हुआ है कि 20% एफिशिएंसी है ना, जो कन्वर्जन रेट है वो 20% का है। कहने का मतलब है कि फैट से निकलने वाली एनर्जी का बस 20% हिस्सा ही खर्च हो रहा है वर्क करने में। आ रही है बात समझ में। तो फैट से जितनी भी एनर्जी निकलेगी उसका 20% का मतलब 1/5 हिस्सा, 20/100 करोगे 1/5, तो एफिशिएंसी का मतलब यही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो फैट से एनर्जी रिलीज हुई, ई रिलीज्ड, ER लिख देते हैं इसको, इंटू 20% इज इक्वल टू जो अपने को वर्क है, यानी कि फैट से जो एनर्जी रिलीज हुई वही वर्क करने में खर्च हुआ है, दैट इज 9.8 इंटू 10 का पावर 4। अब तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से बच्चों देखो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, m इंटू 3.8 इंटू 10 का पावर 7 -7 कि +7 है, +7 है, ओके, दिस इज +7
-7 नहीं है बच्चों, +7 है, इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁴। अब देखो यहाँ पे ये जो 20% है, इसके जगह आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से, है ना। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/5 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 20% लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो एफिशिएंसी है 20% 1/5। अब यहाँ से आप m कैलकुलेट कर लो। सो m इज इक्वल टू, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो 9.8 इंटू 5 इंटू 10⁴, ये ऊपर चला गया। नीचे क्या क्या हो गया? नीचे देखो क्या है, 3.8 इंटू 10⁻7। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ये ऊपर जाएगा तो ये तो हो जाएगा 10⁻³ अब कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो जैसे कि देखो ऊपर में आपका 9.8 है और ये 3.8 है, तो अगर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली मान लें, जैसे कि ये इससे कितनी टाइम्स में कट जाएगा, तो करीब करीब मेरे को लगता है 2.5, है ना। करीब इसको अगर 4 मान लें, इसको 4 मान लेते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, इसको हम लोग 10 कर लें, है ना। तो 4 से 10 कितने बार में कट जाएगा? आपका 2.5 बार में 2.5, और 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5। तो आंसर 12.5 के आसपास होना चाहिए। तो 12.5 के आसपास वाला आंसर आपका यही है। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व बहुत आराम से हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला हम लोगों को? एक तो ये, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, तो अब सबसे पहले हम लोग को वर्क निकालना था, ठीक है। उसके बाद ये वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो फैट को यूज करने से आएगी। फैट कितना यूज करना पड़ेगा? तो मान लेते हैं m किलोग्राम, और 1 किलोग्राम से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ये पावर +7 है। और फिर जो भी फैट से एनर्जी रिलीज हो रही है उसका 20% ही वर्क करने में खर्च हो रहा है, तो 20% एफिशिएंसी यानी 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये जेईई मेन 2016 में पूछा हुआ है। इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है ना। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है जैसा कि तुम देख सकते हो। फिर कह रहा है कि जो बॉडी का मास है वो कितना है? 10 kg। जिस बॉडी के लिए ड्रॉ किया जा रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो 2 kg का है। फिर पूछ रहा है कि वॉक डन बाय द बॉडी, वॉक डन ऑन द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है ना। उसके मोशन के 2 सेकेंड में बॉडी के ऊपर कितना वॉक डन हुआ। तो क्या दिमाग लगाएंगे? सबसे पहली बात है कि अपने को ये पता करना चाहिए कि 2 सेकेंड में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, और फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से जानते हैं जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही वर्क डन के इक्वल है। तो बच्चों आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो करेंगे क्या। सबसे पहली बात है कि आप ग्राफ को ड्रॉ करें। ये हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। इस एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया हुआ है, इस एक्सिस पे टाइम। अब आपको याद होगा बच्चों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप ये देता है आपको एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब तो बहुत आराम से आप उस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कहोगे कैसे? तो देखो t = 0 पे वेलोसिटी आपकी कितनी है? तो t = 0 पे वेलोसिटी है 50, देख सकते हो 50 मीटर पर सेकेंड। और t = 10 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? ग्राफ यहाँ टच कर रहा है, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। तो t = 10 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो आप सीधा, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लगा दो, v = u + at, है ना। और फाइनल वेलोसिटी कर दो 0। इनिशियल क्या करोगे? 50। अब ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसे भी स्लोप से देख सकते हो ये नेगेटिव स्लोप है, मोर देन 90 का एंगल बना रहा तो ये नेगेटिव स्लोप है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा,
ठीक है ना, और वेलोसिटी घट रही है तो नेगेटिव ही होगा ये। इंटू टी की जगह रख दोगे 10, टी की जगह क्या रख दोगे 10। तो बच्चों यहाँ से देखो इसको इधर ले आओगे तो ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो निकल के आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आएगा। खैर हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बीच में देखना है कि वर्क डन कितना हुआ। तो सबसे पहले t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर से इक्वेशन लिख दो v इक्वल्स टू u। अब यहाँ चूंकि पहले से अपने को पता है कि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन है यानी नेगेटिव वर्क हो रहा होगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है माइनस। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 50 जो कि देख ही रहे हो, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल लिया है, एक्सेलरेशन निकाल लिया है 5 और टाइम जो आपका है 2 सेकेंड बोल रहा है तो यहाँ 2 पुट कर दो, तो ये आपका निकल जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड आपकी आ गई वेलोसिटी, कब, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। अब आपको लगा देना है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हम लोग जानते हैं बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो kf माइनस ki, तो kf आपका हाफ और मास कितना है आपका, मास दिया हुआ है 10 kg, तो यहाँ पे लिखोगे 10 इंटू फाइनल वेलोसिटी जो 2 सेकेंड पे है वो 40 है, तो 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू और फिर इनिशियल वेलोसिटी है 50, तो ये हो जाएगा 2500। तो यहाँ से देखो बच्चों ये क्या कैलकुलेट होके आएगा, तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा देख लेते हैं, यहाँ से 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8000 माइनस, और ये भी आपका 5 टाइम्स में कैंसिल होगा और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,500। तो 8000 में से 12,500 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये आपका निकल के आ जाएगा फाइनल आंसर, माइनस में ही आएगा, एंड ये -4500 जूल, यानी -4500 जूल आएगा, जो कि आपका आंसर है थर्ड में। ठीक है ना, तो आप थोड़ा इस तरीके से, इसमें काइनेमेटिक्स का भी यूज हो गया, ग्राफ भी यूज हो गया और वर्क एनर्जी थ्योरम तो है ही, इसको लिख लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो एक एथलीट है जो ओलंपिक गेम में है, ठीक है, और वो कवर करता है कितना डिस्टेंस को, 100 मीटर को इन 10 सेकेंड्स। तो जो बच्चों वो रनर है वो 100 मीटर के डिस्टेंस को 10 सेकेंड में कवर करता है, तो कहता है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो आप निकालो उसका एक रेंज निकालो। ये जेईई एडवांस 2008 में पूछा है, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए तो फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ mv²। अब कहोगे इसमें एथलीट का मास नहीं दिया हुआ है, एथलीट की वेलोसिटी नहीं दी गई है, तो आपको तो एक रेंज निकालना है, एक रफ आइडिया निकालना है, ठीक है ना, उसी रेंज के आसपास आप निकालो। तो देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और रेंज बहुत दूर दूर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत पास पास है जो आपको दिक्कत होगी। तो एक रफ आइडिया लेते हैं, जैसे मान लो कि एथलीट का मास, जो धावक होता है उसका मास 60 kg के आसपास, एवरेज, ज़्यादा कम भी हो सकता है, तो हम लोग कोई एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं 60 kg मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो 100 मीटर 10 सेकेंड में कवर किया है, तो एवरेज स्पीड भी उसकी मान लेते हैं बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। सब रफ आइडिया ही लगाना है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड, मास मान लिया 60 और वेलोसिटी मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे मान लिया, डिस्टेंस 100 और सेकेंड से डिवाइड कर दिया, कुछ भी एब्सोल्यूट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेंज आएगा वो 60, अब 60 की जगह तुम 50 भी ले सकते हो, थोड़ा सा आगे पीछे होगा और क्या होगा, तो v का स्क्वायर कर लो इंटू 10 का स्क्वायर, है ना, तो v की जगह 10 रख दो, उसका स्क्वायर कर लो। यहाँ से देखो ये 30 और ये आ गया आपका 100, है ना, 100, तो ये कितना हो गया 3000 जूल,
3000 जूल। ठीक है, अब 3000 जूल, अब देखो इसमें से किस रेंज में 3000 आ रहा है। तो बच्चे अगर मान लो कोई 60 केजी की जगह कोई मान लो 60 केजी से एग्री नहीं कर रहा, वो कर रहा 70 केजी का हुआ, तो 70 रख के देख लो। यहाँ पे अगर तुम 70 रखते तो 3500 हो जाता, 80 रख लेते तो 4000 हो जाता, है ना, 90 रख लेते तो 4500 हो जाता। तो ये रेंज बेस्ट सूटेड है, इस रेंज में तो सब आ जा रहा है। तो 2000 से 5000। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसमें घबराना नहीं था, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, अब ये एक प्रकार का कैलकुलेशन ट्रैप है जिसमें लोग फंस सकते हैं। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 2 kg का एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और लिखा हुआ है कि सामने में एक स्प्रिंग है। जो स्प्रिंग पहले अनस्ट्रेस्ड है, मतलब कि अनकॉम्प्रेस्ड है ना, और इसके सामने जब वो ब्लॉक पहुंचता है बच्चों, तो उस ब्लॉक की जो वेलोसिटी दी गई है इनिशियली, वो दी गई है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ये जिस सरफेस पे है वो सरफेस क्या है, रफ। तो पूछ रहा है कि आपको कि जब ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, यानी मोशनलेस की बात हो रही है, मोशनलेस मतलब रेस्ट में आ जाएगा, तब तक स्प्रिंग में कितना कॉम्प्रेशन आएगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखो जब ये ब्लॉक आगे बढ़ने लगेगा तो एक तो स्प्रिंग भी इसको रोकने की कोशिश करेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स भी, और दोनों का नेगेटिव वर्क फाइनली इसको रेस्ट में ले आएगा, है ना। तो आपको ये डिस्टेंस x निकालना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एसपी इक्वल्स टू डेल के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से आपको दिमाग लगाना है। आप देखो जानबूझ के स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा दे दिया गया है, 10,000 न्यूटन पर मीटर, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन मात्र 15 न्यूटन का है। तो सोच लो कि आपका अगर पॉइंट सेंटीमीटर में भी अगर ये आगे बढ़ेगा तो इसका वर्क डन बहुत ज्यादा होगा स्प्रिंग का, और फ्रिक्शन का वर्क डन बहुत कम होगा। मान लो 1 सेंटीमीटर की ही बात कर लें तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि के बहुत ज्यादा है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, वेरी हाई। तो हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग को बहुत ज्यादा वर्क डन बाय फ्रिक्शन की तुलना में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन को आप नेग्लेक्ट कर दो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा स्प्रिंग, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो WSP अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा फाइनल काइनेटिक 0 और इनिशियल होगा आपका हाफ mv²। अब तो आप आराम से निकाल सकते हो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क कर रही होगी। तो सीधी सी बात है, स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगी, क्योंकि आप इधर जा रहे हो, फोर्स इधर लग रहा है। तो उसका मैंने बता रखा है, ऐसे फॉर्मूला भी आपको मैंने बता रखा है, हाफ के XI माइनस XF², है ना, XI का स्क्वायर माइनस XF²। XI 0 लोगे क्योंकि अनकम्प्रेस्ड है, फाइनली x है तो x रखोगे तो माइनस हाफ के x² ही आएगा। यहाँ माइनस हाफ के x² इक्वल्स लगभग इक्वल्स टू हाफ mv²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस था ना, वो प्लस हो गया। अब यहाँ से देखो क्या क्या होगा, हाफ को हाफ से कैंसिल कर दो, ठीक है, और उसके बाद सीधा हम लोग को क्या निकालना है, x निकालना है ना। तो x² इज इक्वल टू mv²। तो मास दिया हुआ है ब्लॉक का 2 kg, तो 2 kg मास है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो 4 क्या है आपका, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 इंटू 2। ऊपर में आ गया आपका बच्चों 32, ऊपर में 32 और नीचे में 10,000, नीचे में आपका आ गया 10,000, है ना, नीचे में 10,000। ओके, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर में आपका है 32 और नीचे में क्या हो गया आपका ये 10,000 का अंडर रूट। अब जरा देखते हैं ये किसके आसपास आता है ना, 10,000
तो देखो अब ये कितना आएगा, अब ये तो आएगा तो आपको मीटर्स में ही, तो 0.3 का, ठीक है ना, तो 32 का अंडर रूट, 32 का अंडर रूट कितना आएगा, तो 32 का अंडर रूट आएगा, मान लो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 6 का यानी 5.5, 5 से थोड़ा ज़्यादा और 6 से कम, तो 5 से ज़्यादा 6 से कम, ये 5.5 है, तो मान लेते हैं 32 का आया 5.5 और 10,000 का अंडर रूट आया 100, इतना मीटर्स में आया, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5.5 सेंटीमीटर। तो जो अप्रॉक्सीमेशन करेगा उससे ये तुरंत बन जाएगा, और जो फ्रिक्शन के चक्कर में पड़ गया उसको आंसर निकालते निकालते बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ गए ना। यहाँ भी देखो हमने अप्रॉक्सीमेशन निकाला, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, ये बीच में 32 है, तो उसके आसपास हमने मान लिया, फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको आप राइट डाउन कर लो। ये जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है। दरअसल ऐसा क्वेश्चन बच्चों बार बार आता है, ठीक है ना। अब ये नीट में भी आपका आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेईई में आएगा, ये जेईई में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है। बहुत पहले ऐसा एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था, और जो कि मैं क्लास में आपको डीपीपी में करवाता भी हूँ। तो यहाँ ये क्वेश्चन बैंक में आपका पूछा हुआ था, इसलिए मैंने इसको दे दिया है, तो इसको ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 15 की बात जब करें तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है F इक्वल्स टू -xi प्लस yj। फिर कह रहा है द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए, और पॉइंट ए क्या है 1,0 टू पॉइंट बी, और बी क्या है बच्चों 0,1, ठीक है, अलोंग द लाइन सेगमेंट जो कि दिखाया गया है, ठीक है, अलोंग द लाइन सेगमेंट इज। तो वर्क डन आपको निकालना है। ये देखो y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और पार्टिकल इनिशियली आपका a पे था जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 है, और इसको पहुंचाना है b पे जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1, है ना, और ये ओरिजिन है। तो कहता है ये जो वेरिएबल फोर्स है, देखो ध्यान दो, ये वेरिएबल फोर्स है, ये कितना वर्क डन करेगा आपका इस पॉइंट ए से बी तक जाने में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो इसको डायरेक्ट हम लोग इसी लाइन के अलोंग सॉल्व करते हुए, इसी लाइन के अलोंग चलते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, या बच्चों हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग इस जर्नी को, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए कैलकुलेशन करना, कि इस जर्नी को हम दो भाग में बांट लेते हैं, कि पहले हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर की, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और दूसरी दूरी जो हमने कवर की है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है ना, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग। तो या तो हम नेट बीच वाले डिस्प्लेसमेंट से भी कर लें या कंपोनेंट के थ्रू भी कर लेंगे। तो ज़्यादा आसान बच्चों इसमें अलग अलग करने पे ही होता है, जो देखो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले ये डायग्राम बना देते हैं हम लोग, और पार्टिकल जो है आपका इस पाथ को फॉलो करते हुए गया है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे है 1,0, ये पॉइंट ए है, और ये फिर यहाँ पहुँच रहा है, ये है बी जो कि आपका है 0,1, ठीक है। रास्ता ये आपका ए टू बी जाने का, क्लियर। अब ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस। तो पूछ रहा है वर्क डन, और जो फोर्स दिया हुआ है बच्चों वो -xi, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड फोर्स जो दिया हुआ है ij के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो देखो -xi है ना, -xi प्लस yj, दिस इज फोर्स, और फोर्स तुम देख रहे हो ये वेरिएबल फोर्स है। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, अभी आप देखते जाओ। सबसे पहला काम क्या करो, आप ए से आप चलो ओरिजिन तक, ठीक है, ए से ओरिजिन तक, ये हो गया हमारा स्टेप 1, और फिर ओरिजिन से हम लोग बी तक का वर्क डन निकाल लेंगे, ये हो गया स्टेप 2। इसमें मान लो W1 आया, इसमें आया W2, तो वो निश्चित तौर पे इक्विवेलेंट होगा ए से बी तक जाने में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप ऐसे करेंगे या डायरेक्ट इस बीच वाले से भी करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा, लेकिन ज़्यादा आसान रहेगा आप अगर इसको सेपरेट दो पाथ में कर लें तो। क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं जर्नी को ए से ओ तक।
तो कंसीडर द जर्नी, कंसीडर द जर्नी, कंसीडर द जर्नी फ्रॉम ए टू ओ। ए से कहां तक जाओगे? ओ तक। ए से ओ तक जाओगे, ठीक है। अब देखो फोर्स है वेरिएबल, तो आपको हमने हमेशा कहा है कि अगर वेरिएबल फोर्स हो तो आपको बीच में एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे काम करना होगा। तो मान लो कि जब आप यहां पे x इक्वल्स टू कितना है 1 और यहां पे x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू भी यहां 0 है, वहां भी 0 है। तो मान लो किसी समय तुम्हारी कोऑर्डिनेट x है ना, यहां कितनी दूरी है अभी तुम्हारी x, मान लो तुम यहां पे हो, x कोऑर्डिनेट पे हो, ठीक है। उसके बाद आपने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, इस तरफ किया dx, इस तरफ। क्यों बच्चे? क्योंकि हम लोग इधर ही आएंगे ना तब, क्योंकि फाइनली कहां पहुंचना है? b के पास। तो a से कहां पे आओगे? o के पास। तो छोटा सा वर्क डन अगर इस dx के दौरान निकालें, छोटा सा वर्क डन, तो फॉर्मूला है f डॉट dx। ये स्मॉल वर्क डन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि ये रूल है कि फोर्स अगर वेरिएबल है तो आपको छोटे छोटे वर्क डन को कैलकुलेट करके प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करना होगा। फिर यहां पे देखो फोर्स की जगह आप क्या लिखोगे? फोर्स की जगह लिख दोगे -xi प्लस, अच्छा जब ये यहां पे था तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो x है, लेकिन y कोऑर्डिनेट इस पूरे जर्नी के दौरान यहां से लेके यहां तक, इस यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट पे y के जगह आप क्या रखोगे? 0 रखोगे। तो xi प्लस 0j, समझ में आया ना 0 क्यों हम लोग लिखे? डॉट। अब देखो, अब जरा ध्यान दो, अब यहां दिमाग आपको लगाना है। ये dx डिस्प्लेसमेंट, पहली बात, अब dx का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव i में है ना, इस तरफ है नेगेटिव i में। तो देखो हम लोग ऐसा करते हैं, dx को और उसके डायरेक्शन को अलग अलग कर देते हैं। तो अब ये dx, अब ध्यान देना यहां पे, अब देखो यहां मैं बहुत कुछ बताऊंगा, यही सब आपको क्लियर नहीं रहता है, आप जरा ध्यान से समझिएगा। अभी देखो dx को dx से हमने उसके डायरेक्शन को अलग कर दिया, तो डायरेक्शन हो गया -i। अब ये खाली क्या बच गया बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और चूंकि यहां पे ये जब तुम पास में ऐसे आ रहे हो, सोचो खुद, तो ये x की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, और ये dx क्या है? एक प्रकार का चेंज। तो चूंकि dx जो होता है बच्चों, ये है चेंज इन x, और अगर x घट रहा है, जैसा कि तुम देख रहे हो x कोऑर्डिनेट घटता चला जा रहा है, तो निश्चित तौर पे dx क्या होगा? नेगेटिव। dx क्या होगा? नेगेटिव। तो उस केस में अगर हम मॉड ऑफ dx की बात करें, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड का काम होता है उसको प्लस कर देना। तो जब ये मॉड हटेगा तो आगे एक माइनस लगाओगे, ये माइनस इस बात की गारंटी देगा कि इसके अंदर एक छुपा हुआ माइनस है। क्यों छुपा हुआ माइनस है? क्योंकि x घट रहा है, तो आप यहां पे एक अंदर में माइनस होगा जो बाद में इंटीग्रेशन के समय आ जाएगा, उसको प्लस करने के लिए हमने ये माइनस दिया है। तो यहां पे भी एक प्लस माइनस होगा। अब जरा गौर करना, आप फिर कंफ्यूज मत करना, फोर्स के फॉर्मूला में तो खुद ही माइनस है, तो देखो वो माइनस यहां पे आ गया। यहां पे दो माइनस है, एक तो इसके डायरेक्शन की वजह से -i के फॉर्म में मैंने लिख दिया, दूसरा जब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, मैं अलग अलग कर दे रहा हूं, जब ये मैग्नीट्यूड बचा तो मैग्नीट्यूड हमेशा हर हालत में क्या होना चाहिए? प्लस, और प्लस करने के लिए ही आगे क्या लगा दिया गया है? माइनस। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो -i डॉट, ये तो 0, ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो i डॉट i 1, और टोटल 3 माइनस है, तो 3 माइनस में एक माइनस तो बच ही जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ dx बचेगा। तो छोटा सा जो वर्क डन निकल के आ रहा है बच्चों, वो -x dx है ना, ये छोटा सा वर्क डन निकल के आया। लेकिन आपको तो टोटल यहां से यहां तक का यहां से यहां तक का वर्क निकालना है, तो W1 इज इक्वल टू W1 इक्वल टू dw का इंटीग्रेशन, दैट मीन माइनस आगे कर लो, x dx का इंटीग्रेशन। और x का लिमिट कहां से कहां रखोगे? तो
तो आप ए से ओरिजिन पे आ रहे हो, ओरिजिन ए पे एक्स की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप लिमिट भी ध्यान से रखोगे तो ये होगा 1 से 0। 0 क्यों, यहां पे ओरिजिन पे 0। अब ये देखो x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो W1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो 1/2 को बाहर निकाल दो और अंदर में एक्स स्क्वायर एक बार 0 रखो और एक बार आप क्या रखोगे एक्स स्क्वायर की जगह 1। अब आपको मैंने कहा था ना कि एक अंदर से नेगेटिव आएगा, पक्की बात है, देखो ये नेगेटिव आएगा और इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे। तो आप हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ घट रहा होता है तो उसका चेंज नेगेटिव होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हर हालत में प्लस करना होता है, इसलिए माइनस लिखा, और ये माइनस तो आपका स्पष्ट है डायरेक्शन की वजह से। तो फाइनली ये W1 जो निकल के आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 1/2 जूल। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो, ए से ओ तक। हमें टोटल ए से बी तक का वर्क डन निकालना है। अब हम चलेंगे ओ से बी तक, तो ए से ओ पहुँचे, ओ से बी पहुँचे। तो ठीक इसी तरीके से आपका, चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है, y के टर्म में भी ये वेरिएबल ही है, तो जब आप इस एक्सिस के लॉन्ग चल रहे होगे तो आप कहीं पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करो। तो मान लो किसी समय हम लोग यहाँ से y डिस्टेंस पे हैं और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऊपर की ओर dy कंसीडर किए। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि इस केस में भी dw निकाल लेंगे और फिर वहां से w2 निकालेंगे। तो पहले इसको राइट डाउन करो, पहले इसको आप राइट डाउन करो, मैं डायग्राम छोड़ के बाकी चीजें मिटा दूंगा। लिख लिया आपने? चलो अब देखो, सीधी सी बात, अब यहां क्या क्या होगा। जब आप यहां पे इस पूरे रास्ते में यहां से लेके यहां तक हर जगह एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा 0, क्योंकि आप किसके ऊपर चल रहे हो, y के ऊपर। तो यहां इस बार जब फोर्स लिखेंगे तो उसमें x 0 करेंगे और y की जगह तो y ही लिखेंगे। इसके अलावे यहां डिस्प्लेसमेंट dy जो होगा उसको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो dyj लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? dyj। अच्छा, इस बार ये dy नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों? तो इस केस में जब तुम ऊपर जा रहे हो तो y धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां क्या हो रहा था, x घट रहा है, x क्योंकि x ओरिजिन से ही नापोगे ना, तो x घट रहा है, इसलिए इस बार नेगेटिव आया। लेकिन इस केस में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया होगा। तो अब बात करते हैं फॉर O टू B, O से B तक की बात करें। ठीक है, O से B तक की बात करें तो O से B तक की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहां पे सबसे पहले छोटा सा वर्क डन हम लोग का फिर वही हो जाएगा F.dy। F की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? तो -0, x की जगह देखो 0 लिख दिया हमने, 0i प्लस yj, और dy की जगह भी लिख दिया dyj। इस बार कोई नेगेटिविटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि dy एक तो खुद ही इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी आपका पॉजिटिव में ही है। अब इसको डॉट कर दो तो dw इक्वल्स टू हो जाएगा ये, तो देखो ये 0 के साथ तो डॉट 0 ही होगा और इन दोनों का डॉट j हो जाएगा 1, तो y dy। अब इसका भी वर्क डन निकालना है, तो w2 इक्वल्स टू dw का इंटीग्रेशन y dy। इस बार इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को, y dy का। और लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे बच्चों? तो सीधी सी बात है, आप ओरिजिन से कहाँ जा रहे हो, 1 पे। y की वैल्यू देखो 0 से 1 हो रही है। ठीक है, तो 0 से 1 हो रही है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे W2, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 1, 1/2 बाहर आ गया, y की जगह 1 रख दो, 1 - 0, 1/2 जूल। तो 1/2 जूल, 1/2 जूल। तो टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों? तो टोटल वर्क हो गया W1 + W2 एंड दिस इज 1/2 + 1/2, 1 जूल। ये आपका आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है चॉइस नंबर 3 में। तो इस तरीके से आप इसको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब देखो ये चेन वाला जो क्वेश्चन है,
ये कई बार आपको पूछा गया, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो मैंने इसको एक डिटेल, इसके लिए मैंने एक आपको डेरिवेशन कर दिया है और उसके आउटकम को आप जस्ट देखो और उसको याद रखना। तो सबसे पहली बात है कि देखो सेम यहां पे भी आपका एक चेन का लेंथ L दिया हुआ है जिसका 1/nth पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है। बस यहां एक फर्क ला दिया है, 1/nth पार्ट हैंग कर रहा है, तो इसको ऊपर वापस खींचने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो जो अपना फॉर्मूला निकल के आया है वो इस इक्वेशन में, वो इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग यूज करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 में, तो उसको कुछ ऐसे यूज करेंगे। जैसे कि देखो फॉर्मूला क्या था अपना, तो फॉर्मूला था वर्क डन इक्वल्स टू mg, ठीक है, mg L² अपॉन 2L। यही फॉर्मूला अपना था कि जहां पे L क्या था आपका, L था आपका हैंगिंग लेंथ, हैंगिंग लेंथ, ठीक है, और कैपिटल L क्या है बच्चों, ये है आपका टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। क्लियर। तो अब यहां से देखो ये स्मॉल l बाई कैपिटल L क्या होगा, स्मॉल l बाई कैपिटल L क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली ये होगा आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ दैट इज हैंगिंग, है ना। मतलब कि अगर लिखा हुआ रहता है 1/3 हैंग कर रहा है, 1/2 हैंग कर रहा है, 2/5 हैंग कर रहा है, 2/3 हैंग कर रहा है, तो वो जो लिखा हुआ रहता है उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। आधा पार्ट हैंग कर रहा है, एक 1/3 हैंग कर रहा है, तो ये जो आपका है ये हैंगिंग पार्ट अपॉन ओरिजिनल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/nth पार्ट, 1/nth पार्ट। तो 1/nth पार्ट इज नथिंग बट दिस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में कैसे फिट आएगा ये, तो W इक्वल्स टू mg, ठीक है, इसको लिख देंगे 2, यहां पे एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे इसको कैपिटल L से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा L और नीचे में हो जाएगा L² और ये स्मॉल L² तो है ही। बात समझ में आ रही है ना, कैपिटल L से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, अब ये यहां से आ गया mg अपॉन 2L और ये हो जाएगा L अपॉन कैपिटल L का होल स्क्वायर, है ना। और इसको हम लोग इसके जो हम लोग क्या लिख देंगे 1/n। तो वर्क डन जो अपना आ रहा है बच्चों mgl अपॉन 2 1/n का स्क्वायर, तो ये वर्क डन आएगा। तो आप ना इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, क्लियर है। और इस क्वेश्चन को भी रिपीट बार बार किया जाता है, ठीक है। तो ये टेबल वाला जो क्वेश्चन है, टेबल के ऊपर चेन रखने वाला, आप इसको एकदम अच्छे से याद रखिए और मैंने आपको इसको डिराइव करके बता भी दिया कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, तो आंसर इसमें हो गया अपना सेकंड, mgl कैपिटल में है, हम लोग स्मॉल m ले लिए, कोई बात नहीं है, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और ये भी आपका जेई मेन में आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जैसा कि तुम देख सकते हो, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ है और जिस ब्लॉक का मास है m, मान के चलो कि एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। और इनिशियली वो सब रेस्ट में थे और एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट की g/2, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका ब्लॉक है दिस विल ऑल्सो मूव विथ दिस एक्सेलरेशन, दैट इज a इक्वल्स टू g/2, ये भी आपका अपवर्ड मूव करेगा किससे, g/2 से, क्लियर। चलो अब एक बात सोचते हैं, जब ये ऊपर एलिवेट हो रहा होगा, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो कह रहा है कि इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो t टाइम में कितना वर्क करेगा, ठीक है ना। तो अपने को क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो वो फोर्स निकालना पड़ेगा नॉर्मल, और फिर t टाइम में डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत सिंपल है,
आपको ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना होगा। कभी कभी एग्जाम में आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ना सोचना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखो ये ऊपर लग गया नॉर्मल, नीचे आपका mg एंड इट इज़ मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ लगा दें, तो n माइनस एम जी है ना, एक्सेलरेशन के लॉन्ग जो फोर्स लग रहा है उसको प्लस और अपोजिट वाले को माइनस, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज g/2। दिया हुआ है क्वेश्चन में g/2 दिया हुआ है, तो नॉर्मल इक्वल्स टू ये ऐड हो जाएगा आपका 3mg/2। ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डेल्टा x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ एक्सेलरेशन बच्चों g/2 है इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया gt स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। अब नॉर्मल फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो आपको अगर वर्क निकालना है तो सीधा नॉर्मल फोर्स को डॉट करोगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो नॉर्मल फोर्स आपका आ गया 3mg/2, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है आपका gt स्क्वायर्ड अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 3mgt स्क्वायर्ड अपॉन 8। तो कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, आपको थोड़ा सा सोचना था इसमें और आंसर आ जाएगा आपका 3mg। तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस कॉन्सेप्ट्स आप लगाइए। इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए रबर बैंड है ना, एक रबर बैंड है, इज स्ट्रेच्ड बाय ए डिस्टेंस x। जब उसको स्ट्रेच किया गया कितना डिस्टेंस से, x डिस्टेंस से, इट एक्सर्ट्स ए रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। मतलब वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है और वो x पे डिपेंड कर रहा है, और a और b आपका कांस्टेंट है। फिर कहता है वर्क डन बताओ इसको अनस्ट्रेच्ड, मतलब समझो कि ये स्प्रिंग जैसा ही है कि अनस्ट्रेच है और फिर इसको स्ट्रेच कर दिया। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में करना क्या है, सबसे पहली बात है कि जो फोर्स है वो आपका वेरिएबल दिया हुआ है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो कोई नई बात तो पूछी नहीं गई है बच्चों, तो आपको यहां पे फोर्स वेरिएबल दिया हुआ है और आपको निकालना है वर्क डन, है ना, और वो भी रबर को कहां से कहां हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, 0 से L तक, है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 से L तक लेंगे। तो हमें बताया गया है कि जब फोर्स आपका वेरिएबल होता है तो हमें छोटा सा वर्क डन सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। तो छोटा सा वर्क डन दैट इज dw, तो वो हो जाएगा F डॉट dx, और फिर प्रॉपर लिमिट के साथ हम लोग इसको क्या कर लेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फोर्स की जगह हम लोग लिख देंगे ax प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन हो गया है, कई बार पूछा जा चुका है, तो बार बार रिपीट हो रहा है, तुम देख ही रहे हो। तो 0 से L, कैपिटल L लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल L है, तो 0 से L तक। तो अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, सेपरेट कर लो इनको। तो a कॉमन ले लिया हमने बाहर क्योंकि कांस्टेंट है ax dx, और फिर इधर क्या किया, b को बाहर कर लिया और ये हो गया आपका ax स्क्वायर x स्क्वायर dx, और लिमिट 0 से L, 0 से L। तो यहां से ये वर्क डन जो निकल के आएगा, ये जो वर्क डन निकल के आएगा x dx हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर बाई 2। एक बार 0 रखोगे एक बार L रखोगे तो L स्क्वायर माइनस 0 बाई 2, तो ये हो जाएगा a बाई 2 और ब्रैकेट में L स्क्वायर माइनस 0 बाई 2। कैसे हुआ, तो x dx का x स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक इसी तरीके से x स्क्वायर dx का x क्यूब, x का पावर 3 बाई 3 होगा। तो बाई 3 को बाहर निकाल लोगे ये प्लस में, तो b बाई 3 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा L क्यूब माइनस 0। तो फाइनली जो आपका वर्क डन निकल के आने वाला है वो आएगा AL स्क्वायर बाई 2 प्लस BL क्यूब बाई 3। दिस इज द वर्क डन। ये आपका वर्क डन निकल के आएगा जो कि आपका यहां ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो AL स्क्वायर बाई 2 प्लस BL क्यूब बाई 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय ढंग से डिस्कस कर दिया है। जो इक्विलिब्रियम वाला वीडियो है उसमें मैंने इसको ढंग से सॉल्व किया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ आपको एक बार हिंट दे देता हूँ, करना कुछ नहीं है, आपको ये पोटेंशियल एनर्जी आर के फंक्शन में दिया हुआ है। तो पूछता है इक्विलिब्रियम के समय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, मतलब आर की वैल्यू मांगी जा रही है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज डी यू बाई डी आर। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत ही डी यू बाई डी आर करके जीरो के इक्वेट कर देना चाहिए। तो आप यहाँ पे u के इस वैल्यू को रखो और डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट कर दो, वहां से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसी r को अगर इसमें पुट कर दोगे आप, फिर उसी r को अगर यहां पुट कर दोगे तो आपको u भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा थर्ड। तो आप में से जिसने वो इक्विलिब्रियम वाला वीडियो नहीं देखा है उसको एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है वहां पे। आगे चलें, बहुत पूछता है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और ये पूछा है जेई मेन 2019 में, और हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं वो देखो। सबसे पहली बात है कि देखो ये एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F लगाया जा रहा। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ब्लॉक मास m है जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k दिया हुआ है और दूसरे एंड को स्प्रिंग को फिक्स कर दिया गया है। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली ये रेस्ट में था। इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब यहाँ बिल्कुल नेचुरल लेंथ था, समझ गए ना, स्प्रिंग ना एक्सटेंडेड है ना कॉम्प्रेस है। फिर उसके बाद ब्लॉक के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F लगाया जा रहा है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, तो इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड कब होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूं आपको। चलो देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 20 में करना क्या है, पहले इस मोशन को आप इमेजिन करो कि ये मोशन हो कैसे रहा है। ठीक है ना, नॉर्मली ये जो क्वेश्चन पूछता है उसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात पूछी जाती है कि कितना लंबा खिंच जाएगा, लेकिन यहां ध्यान रखो यहां पूछा गया कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यहां पे। जब देखो कि ये दो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, दो डायग्राम मैं बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखो ये यहां पे था, ठीक है, यहां पे था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, बहुत सिंपल। और यहां पे इसके ऊपर लगाया गया फोर्स F, फोर्स F लगाया गया, ये एक्सटर्नल फोर्स, मास m है। अभी ये स्प्रिंग फोर्स 0 है क्योंकि ये नेचुरल लेंथ पे है, तो FSP क्या है आपका 0। ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा, इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों, इनिशियली यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा A इक्वल्स टू नेट फोर्स, तो ये F ही लग रहा है, F अपॉन m। इस एक्सेलरेशन की वजह से ये आगे चलना शुरू होगा, ये आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। फिर क्या होगा, आगे बढ़ने से एक काम होगा, कुछ देर के बाद, नेक्स्ट डायग्राम देखो, कुछ देर के बाद जब ये यहां पहुंच चुका होगा, यहां पे, तो जब ये यहां पहुंच चुका होगा, मान लो कुछ डिस्टेंस x चल चुका है, तो इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ हो चुकी है, v हो चुकी है, और फोर्स आगे तो F ही लग रहा है, लेकिन अब पीछे आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा पीछे, स्प्रिंग फोर्स। अब सोचो कि पहले सिर्फ F लग रहा था, अब ये कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, तो निश्चित तौर पे एक्सेलरेशन की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि अब लिखोगे आप F माइनस FSP अपॉन m, यानी एक्सेलरेशन इनिशियली सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन घट जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन ठीक है घटेगी, अब यहां पे तुम ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, एक्सेलरेशन घट जाएगा, लेकिन तब भी एक्सेलरेशन होगा तो सही, जिससे कि इसकी रफ्तार अभी भी बढ़ती रहेगी। जैसे मान लो यहां पे एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड बढ़ जा रहा था।
अब मान लो कि कुछ दूर चलने के बाद एक्सेलरेशन घट गया और एक्सेलरेशन घट के हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब वेलोसिटी अभी भी बढ़ना जारी रहेगा। लेकिन एक समय आएगा बच्चों, एक समय आएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये x बढ़ता जाएगा, तो ये स्प्रिंग फोर्स आपका बढ़ता रहेगा। क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स अगर बढ़ता रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन घटता रहेगा। तो एक समय आएगा जब स्प्रिंग फोर्स इतना बढ़ चुका होगा कि वो इस F को, जो कि एक्सटर्नल है, उसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट फोर्स है। तो उस समय उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होते के साथ ही अब उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती है, जितना बढ़ना था वहां तक बढ़ गया। तो जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी का कंडीशन आए, एकदम से इस बात को आज से ध्यान रखना। अब मैंने समझाने के लिए इतनी बात आपको बता दी है, लेकिन आपको ना इसको ना याद ही रखना है। आप एग्जाम में जब आगे से आएगा आप डायरेक्ट यूज कर दोगे, समझ गए ना? तो जब कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी की बात आए तो उस समय याद रखना कि एक्सेलरेशन होना चाहिए जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा वेलोसिटी को बढ़ाता ही रहेगा। मैक्सिमम कब बोलेंगे? जब वो बढ़ना बंद हो जाएगा कि बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वो तभी हो सकेगा बच्चों जब नेट फोर्स उसके ऊपर हो जाए जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं कि वहां रुक जाएगा, रुकेगा तो ये और आगे जाके, लेकिन जब भी नेट फोर्स जीरो होगा उस समय एक्सेलरेशन जीरो होगा और वहां के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी और वो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको यही पूछा है, क्या पूछा है? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज। तो ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है, जो हम लोग निकाल लेंगे यहां से। तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या करना है कि मैक्सिमम स्पीड जिस समय हुआ उस समय ये x नॉट का वैल्यू कितना आएगा। तो x नॉट कैसे निकालोगे आप? सीधा लिखोगे F इक्वल्स टू FSP, है ना? तो F इक्वल्स टू FSP और FSP की वैल्यू हो जाएगी KX नॉट। तो x नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन K। तो कल को अगर आपसे ये पूछे कि उस समय का एक्सटेंशन बताओ जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, तो कह दोगे वो एक्सटेंशन होगा F अपॉन K। ठीक है, ये सारी बातें तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई। अब यहां के बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो ये प्रॉब्लम कह रहा है। तो इस प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम के लिए क्या क्या आपको याद रखना चाहिए? तो पहली चीज आपको ये याद रखनी चाहिए आज से, ये नहीं कि ये सारा काम करोगे तो उतने कम समय में कहां तुम्हारे पास टाइम आएगा एग्जाम में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ बोला। आज से आप याद रखोगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वहां पे एक्सेलरेशन जीरो। अगर आपको ये याद रहेगा तो डायरेक्ट पहले आप यही लिख दोगे कि नेट फोर्स जीरो कब होगा, तो F इक्वल्स टू KX नॉट, तो तुरंत आपको x नॉट मिल जाएगा। अब इसके बाद आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए, उस स्पीड को निकालने के लिए। ये तो वो डिस्टेंस आया जहां पे स्पीड मैक्सिमम हुई। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आखिर वो मैक्सिमम स्पीड कितनी हुई। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। तो पहले इसको राइट डाउन कर लो आप और ये स्टेटमेंट लिख देना, एकदम याद रखना है। एट मैक्सिमम स्पीड, जहां मैक्सिमम स्पीड होगी वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जीरो। इसको मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हो, क्योंकि a इक्वल्स टू होता है dv, a इक्वल्स टू होता है dv बाई dt। और निश्चित तौर पे वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा तो आप कह सकते हो कि कोई भी चीज जब मैक्सिमम होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी a जीरो होता है। तो मैथमेटिक्स से भी इसको समझा जा सकता था। तो लिख लो, लिख लिया आपने? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम WE थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। ठीक है, आपका फोर्स जो लग रहा है वो तो कांस्टेंट फोर्स से लगातार लग रहा है, तो वो कितना वर्क करेगा? तो F इंटू एक्स नॉट। डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हैं? x नॉट, क्योंकि x नॉट पे ही आपका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। स्प्रिंग इस दौरान नेगेटिव वर्क करेगी, क्योंकि तुम आगे जा रहे हो, स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है। और स्प्रिंग का वर्क डन तो तुमको बताया गया ही है, हाफ KXI स्क्वायर्ड माइनस XF स्क्वायर्ड। और ऐसे भी XI का वैल्यू जीरो
और एक्स नॉट का वैल्यू आप रखोगे तो वो माइनस बाहर ही आ जाएगा, है ना, जो स्प्रिंग का वर्क डन है ना, ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर। मैं सब फॉर्मूला को बार बार लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से याद रखो। तो ये फाइनली माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो वही यहाँ आप पुट कर देंगे माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इनिशियली वो रेस्ट में था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वाली है वो निकालनी है अपने को, वी मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो वैल्यूज पुट करो, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू है एफ अपॉन के, तो यहाँ पे लिख दोगे एफ अपॉन के, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन के माइनस, फिर यहाँ एक्स नॉट का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर बाई 2k, क्योंकि ये होगा एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर, के कैंसिल हो जाएगा एक, इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एफ स्क्वायर अपॉन 2k इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो आपका वी मैक्स का स्क्वायर निकल के आ रहा है, वी मैक्स का स्क्वायर, तो बच्चों 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, और m उधर चला गया एम के, सो वी मैक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन अंडर रूट एम के। ये आपका आंसर निकल के आया, और देखो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो f अपॉन एम के, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप सीख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें क्या सीखना है, ऐसा क्या खास है, इस चीज को जरा समझो। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, रेडियस आपका क्या दिया हुआ है ए, अंडर द एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी आपकी दी गई है। अब कहोगे ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। देखो जैसे आपको इसमें थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे केमिस्ट्री, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सब को मिक्स करके अगर सोचोगे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, प्लस माइनस अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी इसलिए होगी क्योंकि ये घूम भी रहा है। ठीक है, और जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वही इसको आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट हुआ। पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझना कि यहां पे कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है ना, और आपको उन दोनों के बारे में ही पूछा जा रहा है। कहोगे कि सर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है। अब तुम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन से फोर्स तक पहुंच सकते हो। कहोगे कैसे, तो भाई हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि du बाई डी आर का जो नेगेटिव डेरिवेटिव होता है, दैट इज माइनस ऑफ du बाई डी आर, ये किसको दे देगा, आपको फोर्स दे देगा। तो आप फोर्स तो बहुत आराम से निकाल लोगे, और फिर देखो बाकी चीजें भी अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं और आप इसको अच्छे से सीख लो, और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ढंग से सॉल्व कर लेना। देखो सबसे पहले u इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है माइनस के बाई 2r स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके आगे माइनस लगा लो तो ये आपको फोर्स मिल जाएगा। तो ये माइनस देखो फॉर्मूला से है, बाकी
आप u की वैल्यू रखोगे यहाँ पे -k और बाई 2 r का पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई dr, है ना, ऐसे ही लिखेंगे। 2 तो नीचे रहेगा, r को हमने ऊपर कर लिया। अब देखो -k/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लोगे ये प्लस हो जाएगा। सो f इक्वल्स टू k/2 इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, r का पावर -2 डिवाइडेड बाई dr। ओके, और ये बात समझ में? अच्छा, ये माइनस कहां से आया? ये माइनस तो नहीं है ना? अच्छा, इसके साथ ये माइनस है, ठीक है, माइनस प्लस। अब यहां से देखो बच्चों, तो ये आपका निकल के आ जाएगा f इक्वल्स टू इसको आगे ये आप इसको पावर से आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज -2 इंटू k/2। ओके, -2 आगे चला गया अपॉन 2 और पावर में से 1 घटा लोगे -3, तो फोर्स जो निकल के आ रहा है आपका, तो 2 कैंसिल हो गया, -k/r का पावर क्यूब, ये निकल के आ रहा है। अब ये माइनस से दिक्कत नहीं है, ये तो फोर्स आपको ये बता रहा है कि r क्या है, उसका रेडियस, तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है, दैट्स वाई ये माइनस है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, सिर्फ अगर मॉड में फोर्स देखें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आया, k/r3। क्लियर है ना? ये माइनस समझ गए ना? क्योंकि आप देखो जब ये राउंड मार रहा होगा तो यहां पार्टिकल होगा, ये सेंटर है, अब इसके चारों तरफ ये घूम रहा होगा, तो ये पोजीशन वेक्टर है और फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, तो r और f के बीच का डायरेक्शन अपोजिट है, वो ये शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग पूरे साइन को देखते हुए यहां तक डेरिवेशन किए। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आएगा k/r3। क्लियर? अब देखो, ये जो फोर्स है ये आपका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यही फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह हम लोग चाहें तो बच्चों लिख सकते हैं mv²/r। क्या लिख सकते हैं? mv²/r इज इक्वल टू k/r3, है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। फिर यहां से एक r से एक r कैंसिल कर दो, तो mv² इक्वल्स टू k/r² आ गया, ठीक है। अब देखो चालाकी करो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², और हाफ mv² में mv² का वैल्यू क्या निकल के आया, k/r²। तो इस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकल के आ गई आपकी k/2r², सॉरी k/2r², k/2r², ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ था और काइनेटिक एनर्जी हमने यहां चालाकी से निकाल लिया। कैसे कैसे क्या किया आपको समझ में आ गया? ये माइनस क्यों हटा दिया हमने? क्योंकि ये फोर्स डायरेक्शन के साथ है, और अगर हम लोग सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, यहां तो मैग्नीट्यूड ही है ना, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मॉड में लेंगे तो ये माइनस हटा देंगे। और काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो अब इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हुई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, इसी को टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, k/2r², और पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला में दिया हुआ है, वो तो नेगेटिव हो ही सकता है, k/2r²। तो यहां से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली व्हाट यू विल गेट, 0। तो आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो पार्टिकल का निकल के आया वो आया 0। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप सॉल्व किया करेंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्स निकल जाएगा, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, वहां से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे और चालाकी से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, और दोनों एनर्जी को अगर आप ऐड कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, राइट डाउन कर लो। लिख लिया आपने? चलो, अब इसका आंसर हो गया बच्चों यहां पे 0, ठीक है ना। अगर कुछ r के टर्म में आता तब हम r के जगह फाइनली a पुट करते, लेकिन ऐड करके 0 ही आ गया तो a पुट करने की नौबत ही नहीं आए। आगे चलें। देखो, अब ये जेई मेन 2018 में आया था,
अब देखो 2018 में ही एक और क्वेश्चन आया है। अब ये भी आपका देखो कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है। यहां पे क्या बोल रहा है बच्चों कि टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास m आर मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ फोर्स गिवन बाय, देखो यहां भी फोर्स आपको r के फंक्शन में दिया हुआ है। अब यहां आपको ये चिंता नहीं करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है फिर आपको वहां से f निकालना है। यहां ऑलरेडी f दिया हुआ है और ये माइनस साइन देख ही रहे हो ना, माइनस साइन का मतलब समझ ही गए, यहां डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है, यानी r के ठीक अपोजिट है ये फोर्स। जब मैग्नीट्यूड लेना होगा मेरे को तो मैं इसको मॉड में ले लूंगा। चलो फिर कहता है कि फर्स्ट पार्टिकल इज एट डिस्टेंस r इक्वल्स टू 1। मान लो फर्स्ट पार्टिकल का जो रेडियस है वो 1 है और दूसरे पार्टिकल का रेडियस है 4। तो कहता है बेस्ट एस्टिमेट फॉर द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल क्लोजेस्ट टू। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, उससे ये ज्यादा इजी है। यहां पे आपको ये जो फोर्स है इसको मान लेना है कि ये फोर्स ही हमारा किसका रोल प्ले करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। और वहां से हम लोग हाफ mv² का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे और देखेंगे इसमें से किसके क्लोजेस्ट रेशियो ये निकल के आ रहा है। ठीक है, बस कैलकुलेशन है। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में सबसे पहली बात है कि जो फोर्स दिया हुआ है आपका, फोर्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू -16 अपॉन r और फिर क्या दिया हुआ है -r3, है ना, -r3, यही तो दिया हुआ है -r3। ओके चलो फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मॉड में ले लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लें। तो 16 अपॉन r प्लस r3, फोर्स के जगह लिख सकते हैं बच्चों mv² बाई r, है ना, क्योंकि ये फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। अभी हमने सीखा कि जब भी ऐसा इक्वेशन दे तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं तुरंत। फिर हम ये हो जाएगा हमारा 16 बाई r प्लस r3। अब यहां से r को उधर भेज दो तो mv² इज इक्वल टू 16, देखो r को उधर भेजोगे तो ये r कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस r टू द पावर 4। ये देखो mv² का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करोगे, तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ mv² इज इक्वल टू 16 प्लस r का पावर 4 अपॉन 2। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, k इक्वल्स टू 16 प्लस r का पावर 4 अपॉन 2। ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। अब यहां पे देखो, जब काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया अब दोनों पार्टिकल का, तो हम लोग को रेशियो निकालना है, दैट इज k1 अपॉन k2। k1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का r का वैल्यू कितना है 1, तो क्या लिखोगे 16 प्लस 1 का पावर 4 तो 1 ही रहेगा, अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 का पावर 4 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 256। दिस इज 256 अपॉन 2। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 एंड दिस इज यहाँ पे 6 और 6 ऐड करोगे तो आपका 2 और फिर 5 1 6 7 और ये हो गया 2, तो 17 अपॉन 272। अब इसको आप डिवाइड करो, तो बच्चों आप देखो ये जो आपका 17 है इससे आप इसको 16 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ गया 1/16। अब 1/16 को हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहें तो एक काम करते हैं, 1/16 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आ सकता है 100/16 इंटू 10 का पावर -2। ओके है ना, -2 करेंगे तो यहाँ 2 0 डाल सकते हैं, फिर इससे करो डिवाइड, तो 16 6 बार में 96 और फिर 16 2 और फिर 8 आएगा ना, फिर 5 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक, ये आपका निकल के आएगा। तो 6.25 इंटू 10 का पावर -2। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, ऐसा ऑप्शन क्लोजेस्ट टू, ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो आप समझ गए ना, इसमें कुछ खास करना नहीं था आपको,
बस आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों यहां पे देख सकते हो कि एक और ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बारे में आपसे पूछा गया है, और ये भी आपका मिलता जुलता ही है, ठीक है ना। जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है हम लोग यहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये जेईई मेन 2015 ने पूछा है। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे भी देखो लिखा हुआ है कि एक फोर्स है और फोर्स अल्फा आर स्क्वायर है ना, फोर्स इक्वल्स टू अल्फा आर स्क्वायर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब यहां माइनस नहीं दिया, लेकिन आप ये तो समझ ही रहे हो ना कि फोर्स का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो आर के अपोजिट सेंटर की तरफ लग रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको पूछ रहा है, इस पार्टिकल का टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। अब इस बार देखो फोर्स दे दिया है, तो आप इस फोर्स से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो और इस फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। थोड़ा टफ है ये, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है वो दिया है जीरो। कहां पे रेफरेंस पॉइंट समझते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी की रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होती है जहां हम लोग अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जीरो है। नॉर्मली ये इन्फिनिटी पे लिखा हुआ रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में r इक्वल्स टू जीरो पे यानी सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी को ये जीरो मान रहा है, ठीक है ना। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स इक्वल्स टू दिया हुआ है अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर स्क्वायर, ठीक है। और ये फोर्स जो है ये रोल प्ले कर रहा होगा किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये रोल प्ले कर रहा होगा। ये फोर्स जो है किसका रोल प्ले कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब इसके सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर, है ना, इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां से mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू आर का पावर 3। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना सबसे आसान हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर की जगह हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ अल्फा आर का पावर 3। ये काइनेटिक एनर्जी तो निकल गया, ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकल गया, बहुत इजीली निकल गया, कुछ नहीं करना पड़ा। हर एक में हम लोग यही काम करते चले आ रहे हैं, तो मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, ओके 23। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी पोटेंशियल एनर्जी के पास। लेकिन ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। पहले एक डायग्राम बना लो, मान लो कि ये इसका सेंटर है O, और पार्टिकल जो है वो यहां से r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मेरे को यहां पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही हम लोग पढ़ते हैं। अगर मान लो कि डेल्टा यू को लिख सकते हैं यूएफ माइनस यू आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हम लोग पढ़ चुके हैं इसी को। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल को सेंटर से यहां ले जाया गया है, सेंटर से यहां ले जाया गया है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, और यहां ऑर्बिट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट आर डिस्टेंस, वही तो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि पार्टिकल को यहां से यहां लेके गए, ठीक है ना, और देख लेते हैं कि कितना वर्क डन हुआ, तो वही वर्क डन का जो नेगेटिव होगा वही अपना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे यूएफ, यू आई तो जीरो हो गया, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सेंटर का पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना है, जीरो, इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, वर्क डन कैसे लिखेंगे, तो वर्क डन लिखेंगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना दिया हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ है अल्फा आर स्क्वायर, फोर्स दिया हुआ है अल्फा आर स्क्वायर, तो फोर्स अल्फा आर स्क्वायर दिया हुआ है। और डिस्प्ले, तो देखो फोर्स किधर लग रहा होगा, तो फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर इसको हम लेके गए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 180, ठीक है ना। और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि फोर्स हमारा वेरिएबल है, ये छोटा सा वर्क डन हुआ और उसको प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करेंगे।
सो UF इज इक्वल टू माइनस, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, अल्फा आर स्क्वायर इंटू डी आर और इंटू कॉस 180। कॉस 180 का जो माइनस है वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, है ना। कॉस 180 का माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये माइनस कौन सा है, फॉर्मूला से आ रहा है। तो ये हो गया आपका प्लस। कैसे प्लस हुआ समझ में आई बात, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 लिखना था और -1 का 1 बाहर आ गया, तो अब उस माइनस को मैं नहीं लिखूंगा, आप याद रखना उसको, ठीक है ना। उस माइनस को मैं नहीं लिखूंगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये आ गया UF, अल्फा को बाहर ले लो और ये अल्फा बाहर आ गया, और ये हो गया आपका आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, यहाँ से चल के यहाँ पे आए हो। तो इस तरीके से जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r³ 3 को बाहर कर लो तो α/3, और ब्रैकेट में एक बार r की जगह r रख दो और एक बार 0 रख दो। तो इस तरीके से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आ रही है बच्चों, α/3। अब इसमें क्या समझ में आया आपको, कहाँ पे आपको बार बार ध्यान देना है, तो बार बार आपको ध्यान देना है इस बात को लेके कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 दिया हुआ है, यहाँ पे समथिंग होगा, और वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किए हैं, और फोर्स के द्वारा किया गया वर्क को हमने आगे माइनस कर लिया है। और ये माइनस गायब, ये माइनस फॉर्मूला से आया, लेकिन ये माइनस गायब कैसे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है जो इसको प्लस कर रहा है, और बाकी को हमने सब एडजस्ट किया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो काइनेटिक एनर्जी निकल गई तुम्हें r डिस्टेंस पे, और पोटेंशियल भी मिल गई है, तो दोनों को आप ऐड कर दो, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो। तो इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, तो ये 1/2 है, ये 1/3 है, इतना ही है ना। बाकी अल्फा RQ तो दोनों में कॉमन है, तो 1/2 और 1/3 एलसीएम लोगे 6, तो ये हो जाएगा 5/6। तो दिस इज 5/6 अल्फा RQ। तो ऐसे दिमाग लगाना है बच्चों, तो अच्छे से इसको रिवाइज करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट डाउन कर लो।